नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं नॉर्वेजियन उपन्यासकार जो नेस्बो का लिखा जासूसी उपन्यास द बैट का हिंदी अनुवाद एक हसीना का कत्ल, अंश 2, अध्याय 20। क्रिकेट। क्रिकेट के मालिक उस शर्ट के भी गौरवान्वित मालिक थे जिसे एलन बॉर्डर ने तब पहना था जब 1989 की एशेज श्रृंखला के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 4 बार हराया था। इसे पोकर मशीन के ऊपर शोकेस में प्रदर्शित किया गया था। दूसरी दीवार पर 2 बल्ले और एक गेंद थे। इसका उपयोग 1979 की श्रृंखला में किया गया था जब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के साथ ड्रॉ खेला था। दक्षिण अफ्रीका के खेल के दौरान लिए गए स्टंप किसी ने उखाड़ दिए थे जो निकास द्वार पर लटके रहते थे, जिसके बाद मालिक ने अपने खजाने को कील से ठोक के रखना जरूरी समझा था। जिसके बाद महान डॉन ब्रैडमैन के एक पैड को एक ग्राहक ने गोलियां मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया था जब वो उसे दीवार से निकालने में असमर्थ था। जब हैरी ने प्रवेश किया और दीवारों पर अलग अलग तरह के खजानों का संयोजन देखा और क्रिकेट प्रशंसकों को द क्रिकेट के ग्राहकों के रूप में प्रत्यक्ष देखा, तो पहली बात जो उसके दिमाग में आई वह ये थी कि क्रिकेट को अमीरजादों के खेल की धारणा को उसे संशोधित करना चाहिए। ग्राहक न तो बने ठने थे, न ही विशेष रूप से खुशबूदार थे और न ही बार के पीछे का बरोज। इवनिंग, उसने कहा। उसकी आवाज सिल पे बट्टे की तरह लग रही थी। टॉनिक बिना जिनके, हैरी ने कहा और उससे कहा कि वह $10 के बिल के छुट्टे अपने पास रखे। बरोज ने नोट लहराते हुए कहा, टिप से ज्यादा रिश्वत जैसी है। क्या आप पुलिस वाले हैं? क्या मुझे पहचानना इतना आसान है? हैरी ने निराश भाव से पूछा। इस बात के अलावा कि आप एक साले पर्यटक की तरह लगते हैं। हाँ। बरोज ने छुट्टे पैसे नीचे रख दिए और पलट गया। हैरी ने कहा, मैं एंड्रू केंसिंगटन का दोस्त हूँ। बरोज बिजली की तरह तेजी से घूमा और पैसे उठा लिए। आपने ये बात पहले क्यों नहीं कही? वह बुदबुदाया। बरोज को याद नहीं था कि उसने इंगर होल्टर के बारे में देखा या सुना था। वास्तव में हैरी को पहले से ही पता था क्योंकि वह और एंड्रू उसके बारे में बात कर चुके थे। लेकिन जैसा कि ओस्लो पुलिस बल में उनके पुराने शिक्षक लुम्बागो सिमोनसन ने हमेशा कहा था, बहुत कम की तुलना में बहुत अधिक बार पूछना बेहतर है। हैरी ने चारों ओर देखा। यहाँ क्या है? उसने पूछा। ग्रीक सलाद के साथ कबाब, बरोज ने उत्तर दिया। आज का विशेष $7। माफ करें, मुझे दूसरी तरह से कहने दीजिए, हैरी ने कहा। मेरा मतलब है, यहाँ आप किस तरह के लोगों को सेवा प्रदान करते हैं? आपके ग्राहक किस प्रकार के हैं? मुझे लगता है कि आप इन्हें निम्न वर्ग का कहेंगे। उसने एक सहिष्णुता भरी मुस्कान दी। इसने बरोज के वयस्क होने के बाद से उसके कामकाजी जिंदगी और बार को बढ़िया जगह बनाने के उसके सपने के बारे में बहुत कुछ कहा। क्या वे नियमित ग्राहक हैं? हैरी ने कमरे के एक अंधेरे कोने पर पड़ी एक मेज पर बियर पी रहे 5 लोगों की ओर इशारा करते हुए पूछा। हाँ, यहाँ के ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। हम पर्यटन मानचित्र पर नहीं हैं। अगर मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछूं तो क्या आप बुरा मानेंगे? हैरी ने पूछा। बरोज झिझका। वे लोग माँ के लाडले तो बिल्कुल नहीं हैं। मैं नहीं जानता कि वे अपनी कमाई कैसे करते हैं और मेरा उनसे पूछने का इरादा भी नहीं है। इसको इस तरह से कहें कि वे 9 से 5 वाली नौकरी नहीं करते। किसी को भी अपने इलाके में निर्दोष युवा लड़कियों के साथ बलात्कार और उनका गला घोंटा जाना पसंद नहीं होगा, क्यों? कानून के दोनों तरफ अपने पांव रखने वालों को भी नहीं। ये लोगों को डरा के भगा देता है और आपके व्यवसाय के लिए, चाहे आप कुछ भी बेच रहे हो, अच्छा नहीं है। बरोज ने एक गिलास को रगड़कर चमकाया।
अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सावधानी बरतता। हैरी ने बरोस की तरफ सिर से हल्का इशारा किया और धीरे धीरे कोने की मेज की ओर चला ताकि वो उसे देख सकें। उसके करीब आने से पहले ही उनमें से एक उठ गया। उसने अपनी बाहें एक के ऊपर एक रखीं और उभरी हुई बाह पर एक खंजर का गुदना दिखाया। ये कोना ले लिया गया है ब्लॉन्डी, उसने इतनी भारी आवाज में कहा कि लगा केवल हवा है। मेरा एक प्रश्न है, हैरी ने बोलना शुरू किया, लेकिन वह आदमी पहले से ही अपना सिर न में हिला रहा था। बस एक, क्या यहाँ कोई इस आदमी इवांस व्हाइट को जानता है? हैरी ने फोटो दिखाई। अब तक जो दो लोग उसको देख रहे थे वे केवल उसे घूर रहे थे, दुश्मनी के भाव से ज्यादा ऊबने के कारण। व्हाइट का नाम सुनते ही उसने उसे नई दिलचस्पी से देखना शुरू किया और हैरी ने देखा कि दो लोग जो दूसरी तरफ देख रहे थे उनकी गर्दन में हल्के से झटके लग रहे थे। उसके बारे में कभी नहीं सुना, क्रोधित आदमी ने कहा। हम व्यक्तिगत बातचीत के बीच में हैं, फिर मिलते हैं। उस बातचीत में ऑस्ट्रेलियाई कानून के अनुसार वर्जित अवैध पदार्थों का कारोबार तो शामिल नहीं होगा, क्यों? हैरी ने पूछा। लंबी खामोशी। उसने एक खतरनाक रणनीति अपनाई थी। अगर आपके पास अच्छा बैकअप है या भागने के अच्छे रास्ते हैं तो बिना प्रत्यक्ष रूप से उकसावे की रणनीति अपनाई जा सकती है। हैरी के पास दोनों में से कुछ भी नहीं था। उसने बस यही सोचा कि अब समय आ गया है कि घटना चक्र शुरू हो जाना चाहिए। एक गर्दन ऊपर उठी और ऊपर और ऊपर। वह लगभग छत तक पहुंच ही चुका था कि तभी वह मुड़ा और अपना बदसूरत खरोंच वाला सामने का भाग दिखाया। रेशमी मूछें उस आदमी के पूर्वी नए नक्श को उभार रही थीं। चंगेज खां, तुमको देखकर अच्छा लगा। मुझे लगा था कि तुम मर चुके हो, हैरी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। खान ने अपना मुंह खोला। तुम कौन हो? आवाज मौत की खड़खड़ाहट की तरह लग रही थी। कोई भी डेथ मेटल बैंड उस तरह के बेस की गड़गड़ाती आवाज के लिए जान दे देता। मैं एक पुलिस वाला हूं और मुझे नहीं लगता। आईडे, खान ने छत की ऊंचाई से नीचे की तरफ हैरी को देखा। जी? बिल्ला। हैरी को पता था कि स्थिति में उसके ओस्लो पुलिस बल द्वारा जारी पासपोर्ट फोटो के साथ संलग्न प्लास्टिक कार्ड से अधिक की जरूरत है। क्या किसी ने तुमसे कहा है कि तुम्हारी आवाज सेपल्चरा के गायक जैसी है? वो क्या है उसका नाम? हैरी ने अपनी ठुड्डी के नीचे एक उंगली रखी, जैसे वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। वह गुस्सैल आदमी मेज के इर्द गिर्द घूम के उसकी ओर बढ़ रहा था। हैरी ने उसकी ओर इशारा किया। और आप रॉड स्टीवर्ट हैं, है ना? हाँ, आप यहाँ बैठे हैं और लाइव एड 2 की योजना बना रहे हैं और मुक्का हैरी के दांत में लगा। वह मुंह पर हाथ रखकर झूलता हुआ खड़ा रहा। क्या मैं ये मान सकता हूँ कि आपको नहीं लगता कि स्टैंड अप के रूप में मेरा कोई भविष्य है? हैरी ने पूछा। उसने अपनी उंगलियों को ध्यान से देखा। वहां खून, थूक और कुछ नरम चीज थी जिसके बारे में वह केवल ये मान सकता था कि यह उसके दांत के अंदर का गूदा है। क्या गूदा लाल नहीं होना चाहिए? उसने अपनी उंगलियां ऊपर उठाते हुए रॉड से पूछा। रॉड ने झुककर सफेद टुकड़ों को करीब से देखने से पहले संदेह से हैरी की ओर गौर से देखा। वह इनामल के नीचे की हड्डी है, उसने कहा। ये बुढ़ऊ एक डेंटिस्ट है, उसने दूसरों को बताया। फिर वह एक कदम पीछे हटा और दोबारा प्रहार किया। एक पल के लिए हैरी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, लेकिन जब रोशनी लौटी तो उसने खुद को खड़ा हुआ पाया। देखें कि क्या अब तुमको कुछ गूदा मिल सकता है, रॉड ने उत्सुकता से कहा।
हैरी जानता था कि ये बेवकूफ़ी है। उसके सारे अनुभव और सामान्य ज्ञान के जोड़ ने उसे बताया कि ये बेवकूफ़ी थी। उसके दर्द करते जबड़े ने कहा कि ये बेवकूफ़ी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके दाहिने हाथ ने सोचा कि ये एक शानदार विचार था और उस क्षण वह हावी था। उसने रॉड को ठुड्डी के सिरे पर मारा और हैरी ने रॉड के जबड़े के बंद होने की आवाज सुनी। वह 2 कदम पीछे लड़खड़ाता हुआ गया, जो एक पूरी तरह से बढ़िया अपरकट का अनिवार्य परिणाम था। इस प्रकार का झटका जबड़े की हड्डी से होते हुए सिरेबेलम तक जाता है या छोटे मस्तिष्क तक, जो इस मामले में एक उपयुक्त शब्द है। हैरी ने सोचा, जो एक हिलोरें मारती हुई लहरों की तरह जाके कई छोटे शॉर्ट सर्किट बनाता है, लेकिन साथ ही यदि आप भाग्यशाली हैं तो तुरंत बेहोश कर देता है, और साथ ही या फिर लंबे समय के लिए दिमाग को चोट पहुंचाता है। रॉड के मामले में अनिश्चित लग रहा था कि मस्तिष्क के साथ क्या होगा, बेहोशी या सिर्फ थोड़ी देर के लिए होशो हवास गुम हो जाएगा। चंगेज खां का इरादा चोट के नतीजे की प्रतीक्षा करने का नहीं था। उसने हैरी को कॉलर से पकड़ा, अपने कंधे की ऊंचाई तक उठाया और आटे के थैले की तरह दूर फेंक दिया। जिस दंपत्ति ने अभी अभी $7 में आज का विशेष भोजन किया था, उनको उतने पैसे से ज्यादा का मांस मिला, और जब हैरी उनकी मेज पर चोट खाकर गिरा तो वे जल्दी से पीछे को हट गए। क्राइस्ट, काश कि मैं जल्द ही बेहोश हो जाऊं, हैरी ने दर्द महसूस करते हुए और खान को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा तो सोचा, हंसली एक नाजुक हड्डी होती है और साफ दिखाई देती है। हैरी ने निशाना साधा और अपने पैर से प्रहार किया, लेकिन रॉड ने उससे जो सुलूक किया था उससे उसकी नजर पर जरूर असर हुआ होगा, क्योंकि उसकी लात हवा में जाके पड़ी। दर्द। खान ने अपनी बाहें सिर के ऊपर उठाते हुए वादा किया। उसे शक्तिशाली हथौड़े की जरूरत नहीं थी। झटका हैरी की छाती पर लगा और तुरंत ही सभी दिल की और सांस लेने की क्रियाओं को पंगु कर दिया। तदनुसार उसने न तो काले रंग के आदमी को आते हुए देखा और न ही ये सुना कि उसने वह गेंद उठाई जो ऑस्ट्रेलिया ने 1979 में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की थी, जो चट्टान सी कठोर कूकाबुरा, वजन 160 ग्राम और गोलाई 7.6 सेंटीमीटर थी। उसका हाथ अभूतपूर्व शक्ति के साथ हवा में उछला और गेंद सीधे अपने लक्ष्य की ओर घूम गई। रॉड के दिमाग पर लगी चोट के विपरीत खान को कोई संदेह नहीं हुआ, क्योंकि मिसाइल उसके माथे पर उसकी बालों की रेखा के ठीक नीचे लगी थी। ये तत्काल शुभ रात्रि का संदेश था। खान गिरने को हुआ, फिर वह किसी विस्फोट से हिली हुई गगनचुंबी इमारत की तरह गिर गया। अब तक मेज पर बैठे अन्य 3 लोग खड़े हो चुके थे और वे क्रोधित दिख रहे थे। नवागंतुक अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर एक शांत बेपरवाह सतर्कता के साथ आगे बढ़ा। उनमें से एक आदमी उस पर झपटा और हैरी, जिसको धुंधला सा दिख रहा था, नवागंतुक को पहचान गया और सही अनुमान लगाया। काले रंग का आदमी पीछे की ओर झुका, सामने की ओर बढ़ा और 2 सही तौर पे बाएं हाथ से वार किए, जैसे कि दूरी को माप रहा हो। फिर दाएं हाथ से एक करारा अपरकट मारा। सौभाग्य से कमरे के आखिरी कोने में इतनी तंग जगह थी कि वे सभी एक साथ उसके पास नहीं जा सकते थे। गिनती में पहले आदमी के गिरने के बाद दूसरे ने अपना हमला थोड़ा अधिक सतर्क होकर शुरू कर दिया। अपनी बाहों को इस तरह से उठाया जैसे कि उसके पास घर में दीवार पर लटकी हुई मार्शल आर्ट की किसी रंग की बेल्ट है। पहला अस्थाई हमला नवागंतुक के बचाव से टकराया, और जैसे ही वह उसके बाद के कराटे किक को पूरा करने के लिए घूमा, नया आदमी हट चुका था। किक हवा से टकराई।
लेकिन तेज बाएं दाएं बाएं के मेल ने कराटे के माहिर को दीवार से टकराने पर मजबूर कर दिया। सांवला आदमी उसके पीछे नाचते हुए पहुंचा और उस पर सीधे बाएं हाथ से वार किया, जिससे उसका सिर एक दर्दनाक खड़खड़ाहट के साथ पीछे जा गिरा। वह दीवार पर फेंके गए बचे हुए भोजन की तरह फर्श की ओर गिर गया। उसके गिरते समय क्रिकेटर ने उसे एक और बार मारा, हालांकि यह खास जरूरी नहीं था। रॉड कुर्सी पर बैठा भावशून्य आंखों से घटनाओं को देख रहा था। एक क्लिक की आवाज आई, जैसे ही तीसरे आदमी ने अपने रामपुरी चाकू को खोला। जैसे ही वह झुकी हुई पीठ और भुजाएं बगल में फैलाए उस काले आदमी की ओर आगे बढ़ा, रॉड ने उसके जूतों पर उल्टी कर दी। ये एक निश्चित संकेत था कि उसे सिर में अंदरूनी चोट लगी थी। हैरी ने खुशी से गौर किया। उसे खुद कुछ मिचली आ रही थी, खासकर जब उसने देखा कि एंड्रू के पहले प्रतिद्वंद्वी ने क्रिकेट का बल्ला दीवार से उतार लिया था और पीछे से मल्ल योद्धा के नजदीक आ रहा था। चाकू चलाने वाला अब हैरी के बगल में खड़ा था, लेकिन उससे अनजान था। तुम्हारे पीछे एंड्रू! हैरी खुद को उस आदमी की बाह जिससे उसने चाकू पकड़ रखा था पर फेंका और चिल्लाया। हैरी ने बल्ले के टकराने की आवाज सुनी जब बल्ला गिरा, जिसके कारण मेज और कुर्सियां लुढ़क पड़ी, लेकिन उसे चाकू चलाने वाले पर ध्यान केंद्रित करना था, जो उसकी पकड़ से बाहर निकल गया था और अब उसके आसपास नाटकीय ढंग से अपनी बाहों को घुमाते हुए चक्कर लगा रहा था, एक विक्षिप्त मुस्कुराहट को होठों पे लिए। चाकू चलाने वाले पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैरी अपने पीछे की मेज पर कुछ ऐसी चीज ढूंढने लगा जिसका वह उपयोग कर सके। वह अभी भी बार की ओर से क्रिकेट के बल्ले की आवाज सुन सकता था। चाकू वाला आदमी चाकू को एक हाथ से दूसरे में उछालते हुए हंसता हुआ हैरी के नजदीक आता चला गया। हैरी आगे बढ़ा, छुरा घोंपा और पीछे हट गया। चाकू चलाने वाले का दाहिना हाथ उसकी बगल में गिर गया और चाकू फर्श पर गिर गया। उसने आश्चर्य से अपने कंधे की ओर देखा। धसी हुई कबाब की सीख पर मशरूम का एक टुकड़ा रखा हुआ था। दाहिना हाथ लकवाग्रस्त लग रहा था और उसने अपने बाएं हाथ से सावधानी से सीख को ये जांचने के लिए खींचा कि वह वास्तव में वहां था। फिर भी उसके चेहरे पर वही विस्मयकारी अभिव्यक्ति थी। मैंने अवश्य ही कई मांसपेशियों या तंत्रिकाओं पर प्रहार किया होगा, हैरी ने मुक्का मारते हुए सोचा। उसे बस इतना महसूस हुआ कि उसने किसी चीज पर जोर से प्रहार किया है और दर्द की एक लहर उसकी बाह में दौड़ गई। चाकू चलाने वाला लड़खड़ा कर पीछे की ओर गिर गया और घायल आंखों से हैरी की ओर देखने लगा। एक नाक से गहरे रक्त की एक मोटी रेखा रिस रही थी। हैरी ने अपनी दाहिनी बाह पकड़ रखी थी। उसने फिर से वार करने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई, लेकिन अपना इरादा बदल दिया। घूंसा मारना बहुत दर्दनाक होता है, क्या तुम हार नहीं मान सकते? उसने पूछा। चाकू चलाने वाले ने सिर हिलाया और रॉड के पास गिर गया, जो अभी भी अपना सिर अपने पैरों के बीच में रखकर बैठा हुआ था। जब हैरी मुड़ा तो उसने बरोज को एंड्रू के पहले प्रतिद्वंद्वी पर बंदूक ताने हुए फर्श के बीचों बीच खड़े देखा और एंड्रू खुद पलटी हुई मेजों के बीच बेजान पड़ा हुआ था। कुछ ग्राहक चले गए थे, कुछ जिज्ञासावश खड़े थे, लेकिन अधिकांश अभी भी बार में टीवी देख रहे थे। एक टेस्ट मैच चल रहा था। जैसे ही घायलों को संभालने के लिए एम्बुलेंस पहुंची, हैरी ने सुनिश्चित किया कि वे पहले एंड्रू को देखें। वे उसे हैरी के साथ बाहर ले गए। एंड्रू के एक कान से खून बह रहा था और उसकी सांस में घरघराहट की आवाज आ रही थी, लेकिन कम से कम वह होश में आ गया था। मुझे नहीं पता था कि तुम क्रिकेट खेलते हो एंड्रू। बढ़िया मजबूत हाथ, लेकिन क्या उस पर इतनी जोर से हमला करना जरूरी था? तुम ठीक कह रहे हो,
मैंने स्थिति को पूरी तरह गलत समझा। तुम्हारे नियंत्रण में सब कुछ था। खैर, हैरी ने कहा, मैं बिल्कुल ईमानदार होकर स्वीकार करता हूं कि स्थिति मेरे काबू में नहीं थी। ठीक है, एंड्रू ने कहा, मैं पूरी ईमानदारी से कहूँगा कि मेरे सिर में भयानक दर्द हो रहा है और मुझे अफसोस है कि मैं यहाँ आया। मेरी जगह अगर तुम पड़े होते तो ज़्यादा ठीक होता, और मैं ये सच्चे मन से कह रहा हूँ। एम्बुलेंसें आईं और गईं और केवल हैरी और बरोज बार में अकेले रह गए थे। मुझे आशा है कि हमने बहुत अधिक फर्नीचर और फिटिंग नष्ट नहीं किए, हैरी ने कहा। नहीं, ये इतना बुरा नहीं है। वैसे भी मेरे ग्राहक थोड़े से मनोरंजन के सीधे प्रसारण की सराहना करते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि समय समय पर आप अपने सिर के पीछे आंखें लगा लें। उन लड़कों के बॉस को जब इस बारे में पता चलेगा तो वे खुश नहीं होगा, बरोज ने कहा। सही में, हैरी ने कहा। उसे लगा कि बरोज उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। और बॉस कौन है? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन फोटो में दिख रहा व्यक्ति लाखों मील दूर नहीं है। हैरी ने धीरे से सिर हिलाया। तब बेहतर होगा कि मैं सावधान रहूं और सशस्त्र। आपको ऐतराज तो नहीं अगर मैं अपने साथ एक अतिरिक्त सीख ले जाऊं तो? अध्याय 21। एक शराबी। हैरी को किंग्स क्रॉस में एक दंत चिकित्सक मिला जिसने उस पर एक नज़र डाली और फैसला किया कि सामने का जो दांत बीच से टूट गया है उसे ठीक करने के लिए काफ़ी शुरुआती काम करना होगा। उसने एक अस्थायी मरम्मत की और शुल्क स्वीकार किया, जो हैरी ने सोचा कि उम्मीद है कि ओस्लो के पुलिस प्रमुख उस मुआवजे की उदारतापूर्वक भरपाई कर देंगे। पुलिस स्टेशन में जाके उसे पता चला कि क्रिकेट बैट ने एंड्रू की 3 पसलियों को तोड़ दिया था और उसे दिमागी अंदरूनी चोट लगी थी। इस सप्ताह तो उसकी बिस्तर छोड़ने की संभावना नहीं थी। दोपहर के भोजन के बाद हैरी ने लेबी से पूछा अगर वह उसके साथ कुछ अस्पताल के दौरों में साथ चलेगा। वे गाड़ी से सेंट एटियन अस्पताल गए, जहां उन्हें आगंतुक पुस्तिका में अपना नाम दर्ज करना था। एक मोटी वजनदार किताब जो एक और भी वजनदार नन के सामने खुली हुई थी, जो शीशे की खिड़की के पीछे भुजाओं को आपस में बांधे खड़ी थी, और अपना सिर हिलाते हुए उसने उन्हें दिशा दिखा दी। वह अंग्रेजी नहीं बोलती, लेबी ने समझाया। वे एक स्वागत क्षेत्र में दाखिल हुए, जहां एक मुस्कुराता हुआ युवक था जिसने तुरंत उनके नाम कंप्यूटर पर दर्ज किए और उन्हें कमरा नंबर आवंटित किया और समझाया कि उन्हें कहां जाना है। 10 सेकंड में मध्य युग से कंप्यूटर युग तक, हैरी फुसफुसाए। उसने नीले पीले पड़े एंड्रू के साथ कुछ बातचीत की, लेकिन वह खराब मूड में था और उसने उन्हें 5 मिनट में चलतू हो जाने के लिए कहा। ऊपर की मंजिल पर उन्हें एक कमरे में चाकू मारने वाला मिला। वह अपने हाथ को स्लिंग में लपेटे हुए और सूजे हुए चेहरे के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ मिला और गई रात जो हुआ उसे ध्यान करते हुए अपनी घायल नज़र से हैरी को देखा। तुम क्या चाहते हो हरामी पुलिस वाले? उसने कहा। हैरी बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठ गया। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इवांस व्हाइट ने किसी को इंगर होल्टर की हत्या का आदेश दिया था या नहीं। किसे आदेश दिया गया और क्यों? चाकू चलाने वाले ने हंसने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय वह खांसने लगा। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो पुलिस वाले, और मुझे नहीं लगता कि तुम खुद भी जानते हो कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। कंधा कैसा है? हैरी ने पूछा। चाकू मारने वाले की आंखें अपनी खोपड़ी में बड़ी होती हुई लगीं। तुम बस कोशिश करो। हैरी ने अपनी जेब से सींख निकाली। एक मोटी नीली नस आदमी के माथे पर दिखाई दी। तुम मजाक कर रहे हो? हैरी ने कुछ नहीं कहा। तुम लोग पागल हो गए हो। यकीनन तुम्हें नहीं लगता कि ये सब करके बच जाओगे। अगर तुम्हारे जाने के बाद उनको मेरे शरीर पर
कोई भी निशान मिला तो तुम्हारी बकवास नौकरी जाती रहेगी हरामी। चाकू चलाने वाले ने खुद की आवाज को जरूरत से ज्यादा ऊंचा कर लिया था। हैरी ने अपने होठों पर उंगली रखी। अपने आप पर एक उपकार करो। श्श्श। क्या तुम्हें वह हट्टा कट्टा गंजा दरवाजे के पास दिखाई दे रहा है? समान नहीं दिखते, लेकिन वास्तव में वह उस आदमी का चचेरा भाई है जिसकी कल तुम लोगों ने बल्ले से खोपड़ी तोड़ दी थी। उसने आज मेरे साथ आने के लिए खास इजाजत मांगी है। उसका काम तुम्हारे मुंह पर टेप लगा के तुमको पकड़ कर रखना है, जबकि मैं पट्टी को ढीला करता हूँ और इस सुंदरता से एक ऐसी जगह पर चिपका देता हूँ जहाँ कोई निशान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पहले से ही एक छेद है ना? उसने चाकू चलाने वाले के दाहिने कंधे को धीरे से दबाया। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए और उसकी छाती जोर से ऊपर उठने लगी। उसकी नजरें हैरी से लेबी पर और फिर उस पे वापस आ गईं। मानव स्वभाव एक जंगली अभेद्य जंगल जैसा होता है, लेकिन जब चाकू मारने वाले ने अपना मुंह खोला तो हैरी को लगा कि जैसे उसने देखा, जैसे जंगल में आग लग गई हो। वह निस्संदेह सच कह रहा था। तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो इवांस व्हाइट उससे 10 गुना बुरा न कर सके अगर उसे पता चले कि मैंने उसकी चुगली की है। लेकिन मुझे बस इतना कहने दो, तुम गलत राह पर हो। तुम चीज़ों को गलत तरह से समझे हो। हैरी ने लेबी की ओर देखा। उसने सिर हिलाया। हैरी ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर वह उठा और सीख को बिस्तर के पास की मेज पर रख दिया। जल्द ठीक हो जाओ। चाकू चलाने वाले ने अपनी तर्जनी से एक काल्पनिक बंदूक से निशाना साधते हुए कहा, जल्द मिलते हैं। होटल के रिसेप्शन पर हैरी के लिए एक संदेश था। उसने सिडनी पुलिस स्टेशन का मुख्य नंबर पहचान लिया और सीधे अपने कमरे से फ़ोन किया। योंग सू ने उत्तर दिया। उसने कहा, हमने सभी रिकॉर्ड दोबारा देखे हैं और बारीकी से कुछ और जांच की। कुछ दुष्कर्मों को 3 साल के बाद आधिकारिक रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। यही कानून है। हमें सीमा संबंधी दुष्कर्मों को दर्ज करने की अनुमति नहीं है। हालांकि यदि यह एक यौन अपराध है तो वो, मैं अगर एक तरह से कहूँ तो हम उन्हें एक अत्यधिक अनौपचारिक बैकअप फाइल में नोट करके रखते हैं। मैंने कुछ दिलचस्प खोज निकाला है। इंगर होल्टर के मकान मालिक हंटर रॉबर्टसन का आधिकारिक रिकॉर्ड बेदाग था, लेकिन जब हम गहराई में गए तो हमें पता चला कि फ्लैशिंग के लिए उस पर 2 बार जुर्माना लगाया जा चुका है। अभद्र अंग प्रदर्शन। हैरी ने अभद्र अंग प्रदर्शन की कल्पना करने की कोशिश की। कितना अशोभनीय। सार्वजनिक स्थान पर अपने यौन अंगों के साथ छेड़छाड़। बेशक इसका कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है, लेकिन और भी बहुत कुछ है। लेबी गाड़ी से उसके घर के सामने से निकला, लेकिन घर पर कोई नहीं था। अंदर से बस एक गुस्सैल चिड़चिड़ी भौंकने की आवाज़ आ रही थी। हालांकि एक पड़ोसी बाहर आया। शायद उसने रॉबर्टसन के साथ कुत्ते को हर बुधवार रात को बाहर खुले में छोड़ने और उसे खाना खिलाने की व्यवस्था की थी और चाबी उसके पास थी। तो निश्चित रूप से लेबी ने पूछा कि क्या उसने बुधवार की रात को इंगर की लाश मिलने से एक रात पहले वो दरवाज़ा खोला था और कुत्ते को बाहर कर दिया था? उसने किया था। तो रॉबर्टसन ने अपने बयान में कहा था कि इंगर की लाश मिलने से एक रात पहले वह पूरी रात घर पर था। मुझे लगा कि तुम जानना चाहोगे। हैरी को महसूस हुआ कि उसकी नब्ज तेज होने लगी है। अब तुम आगे क्या करने वाले हो? कल पुलिस की एक गाड़ी उसे काम पर जाने से पहले ही उठा लेगी। ये भयानक दुष्कर्म कब और कहाँ हुए? मुझे सोचने दो। मुझे लगता है कि ये किसी पार्क में था। ये रहा, यहाँ लिखा है ग्रीन पार्क।
ये एक छोटा मुझे पता है, उसने जल्दी से सोचा। मुझे लगता है कि मुझे सैर पर जाना चाहिए। ऐसा लगता है वहाँ पर नियमित ग्राहक आते जाते हैं। शायद उन्हें कुछ पता हो। हैरी को अभद्र प्रदर्शन के अपराधों की तारीखें दी गईं, जिन्हें उसने एक छोटे से काले स्पेयरबैंकन नोट, जो नॉर्वे का एक बैंक था, के कैलेंडर वाली डायरी में नोट कर लिया, जो उसके पिता उसे हर साल क्रिसमस पर देते थे। सिर्फ दिलचस्पी के लिए योंग, भद्र अंग प्रदर्शन क्या है? 18 साल की उम्र में नॉर्वे में स्वतंत्रता दिवस के दिन नशे में धुत होकर पुलिस गश्ती दल को देखकर अपने नग्न पुट्ठे दिखाना। वह इतना स्तब्ध था कि एक शब्द भी नहीं बोल सका। दूसरी ओर पर योंग हंस रहा था। कैसे? हैरी ने बोलना शुरू किया। अचंभा है ना कि आप कुछ पासवर्ड और बगल के कार्यालय में एक डैनिश सहकर्मी के साथ मिलके क्या कर सकते हैं? योंग फूट फूट कर हंस रहा था। हैरी को महसूस हुआ कि वो गुस्से से फटने वाला है। देखो, बुरा मत मानना। योंग को अचानक लगा कि उसने थोड़ी सी हद पार कर दी है। मैंने और किसी को नहीं बताया है। उसमें पछतावे की झलक साफ थी, तो हैरी नाराज नहीं हो सका। हैरी ने कहा, उन पुलिस अधिकारियों में से एक महिला थी। उसने बाद में मेरे कसे हुए नितंबों की तारीफ की थी। योंग राहत भरी हंसी हंसा। बगीचे में फोटोसेल्स को लगा कि काफी अंधेरा हो चुका है, और जैसे ही हैरी बेंच की ओर बढ़ा, लैंप अपने आप जल उठे। उसने तुरंत वहां बैठे काले आदमी को पहचान लिया। नमस्कार। छाती पर ठुड्डी रखकर लेटा हुआ, सिर धीरे धीरे ऊपर उठा और दो भूरी आंखों ने हैरी की तरफ देखा, या अधिक सटीक रूप से हैरी के आर पार देखा, और खुद को बहुत दूर किसी बिंदु पर स्थिर कर लिया। फुट्टा? उसने कर्कश आवाज में पूछा। जी क्या? फुट्टा फुट्टा, उसने हवा में दो उंगलियां लहराते हुए दोहराया। ओह सुट्टा, तुम्हें सिगरेट चाहिए? हैरी ने पैकेट से दो सिगरेटें निकाली और एक खुद ले ली। वे एक पल के लिए चुपचाप बैठे हुए धुएं का आनंद लेते रहे। वे एक बड़े शहर के मध्य में हरियाली में घिरे बैठे थे, फिर भी हैरी को लग रहा था कि वह एक सुनसान सुदूर इलाके में है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि रात हो रही थी, और साथ ही अदृश्य टिड्डे के पैरों के एक दूसरे से रगड़ने की विद्युत ध्वनि भी आ रही थी, या शायद ये कुछ अनुष्ठानिक और कालातीत होने की भावना थी। ये एक साथ बैठे धूम्रपान करना, एक गोरा पुलिस वाला और चौड़े विचित्र चेहरे वाला काला आदमी, जो इस विशाल महाद्वीप के आदिवासी आबादी का वंशज था। क्या आप मेरी जैकेट खरीदना चाहेंगे? उसने आदमी के जैकेट को गौर से देखा, जो चमकीले लाल और काले रंग के पतले माल से बना एक प्रकार का विंडशीटर था। आदिवासी झंडा, उसने हैरी को जैकेट का पिछला भाग दिखाते हुए समझाया। मेरा चचेरा भाई उन्हें बनाता है। हैरी ने विनम्रतापूर्वक मना किया। तुम्हारा नाम क्या है? आदिवासी ने पूछा। हैरी। ये एक अंग्रेजी नाम है। मेरा भी एक अंग्रेजी नाम है, जोसेफ, एक पी और एक एच के साथ। दरअसल ये एक यहूदी नाम है, यीशु के पिता। क्या समझे? जोसेफ वॉल्टर रोडेरिंगे। मेरा आदिवासी नाम नगारदागा है, एनगारदागा। क्या आप पार्क में बहुत समय बिताते हैं, जोसेफ? हाँ, बहुत। जोसेफ ने वापस अपनी नज़र कहीं मध्य में घुमाई और फिर कहीं खो गया। उसने अपनी जैकेट से जूस की एक बड़ी बोतल निकाली, हैरी को पीने की पेशकश की और बोतल बंद करने से पहले खुद एक घूंट पी। उसकी जैकेट खुली और हैरी ने उसकी छाती पर एक गुदना देखा। एक बड़े सलीब के ऊपर जेरी लिखा हुआ था। तुम्हारा गुदना तो बहुत बढ़िया है, जोसेफ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जेरी कौन है? जेरी मेरा बेटा है। मेरा बेटा?
वह 4 साल का है। जोसेफ ने 4 तक गिनती करते हुए अपनी उंगलियां फैलाईं। 4, मैं समझा। जेरी अब कहाँ है? घर। जोसेफ ने अपना हाथ इस तरह हिलाया जिससे घर की दिशा बता सके। घर में अपनी माँ के साथ। सुनो जोसेफ, मैं एक आदमी के पीछे हूँ। उसका नाम हंटर रॉबर्टसन है। वह गोरा है, काफी नाटा, और उसके ज्यादा बाल नहीं हैं। कभी कभी वह पार्क में आता है, कभी कभी वह प्रदर्शन कर देता है खुद का। क्या तुम समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? क्या तुमने उसे देखा है जोसेफ? हाँ हाँ, वो आ रहा है, जोसेफ ने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा, जैसे कि हैरी किसी रोजमर्रा की घटना के बारे में बात कर रहा हो। जरा रुको, वो आ रहा है। अध्याय 22। 2 फ्लैशर्स। जैसे ही हैरी ने अपनी 8वीं सिगरेट सुलगाई और धुएं को गहरी सांस लेके अपने अंदर भरा, दूर से एक चर्च का घंटा बजा। पिछली बार जब वह उसे सिनेमा देखने ले गया था तो उसकी बहन ने कहा था कि उसे धूम्रपान बंद कर देना चाहिए। वो रॉबिन हुड प्रिंस ऑफ थीव्स देखने गए थे, जिसमें हैरी को लगा कि प्लान 9 फ्रॉम आउटर स्पेस के अलावा सबसे घटिया पात्रों वाली फिल्म यही थी। लेकिन उसकी बहन को इससे कोई परेशानी नहीं हुई कि केविन कॉस्टनर के रॉबिन हुड ने नॉटिंघम के शेरिफ को अमरीकी लहजे में जवाब दिया। सामान्यतः ऐसी बहुत कम चीजें थीं जो बहन को परेशान करती हों। जब कॉस्टनर ने शेरवुड फॉरेस्ट को साफ कर दिया तो वह खुशी से चिल्ला उठी थी, और जब मैरियन और रॉबिन आखिरकार एक दूसरे को मिल गए तो वह सिसकने लगी थी। बाद में वे एक कैफे गए थे जहां हैरी ने उसके लिए हॉट चॉकलेट खरीदी थी। बहन ने उसे बताया था कि सॉगन रेजिडेंशियल सेंटर में अपने नए फ्लैट में उसे कितना अच्छा महसूस हो रहा था, भले ही उसकी गली में रहने वाले कुछ लोग अक्ल से पैदल थे, और वह चाहती थी कि हैरी धूम्रपान करना बंद कर दे। अर्नस्ट का कहना है कि ये खतरनाक है, तुम इससे मर सकते हो। अर्नस्ट कौन है? हैरी ने पूछा था, लेकिन उसे जवाब में बस हंसी का फुव्वारा मिला। फिर वह दोबारा गंभीर हो गई। तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए हराल्ड, तुम्हें मरना नहीं चाहिए, क्या तुम सुन रहे हो? उसे हाराल्ड और क्या तुम सुन रहे हो ये शब्द अपनी माँ से मिले थे। उसका ईसाई नाम हैरी उसके पिता की जिद का नतीजा था। ओलाव होल एक ऐसा व्यक्ति जो आमतौर पर सभी चीजों में अपनी पत्नी के आगे झुक जाता था, इस मौके पे उसने अपनी आवाज ऊंची कर दी थी और जोर देकर कहा था कि लड़के का नाम उसके दादा के नाम पर रखा जाना चाहिए, जो एक नाविक थे और जाहिर तौर पर एक अच्छे इंसान थे। उसकी माँ ने बहस की कमजोरी के एक क्षण में कुछ शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद उन्हें बुरी तरह पछतावा हुआ था। क्या कभी किसी ने हैरी नाम के किसी व्यक्ति को किसी चीज में सफल होते हुए सुना है? उन्होंने कहा था। जब हैरी के पिता चिढ़ाने के मूड में थे तो उन्होंने उनके शब्दों को दोहराया था, क्योंकि उसकी माँ ने तुमका हमका जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। खैर, हैरी की माँ उसे अपने चाचा के नाम पर हराल्ड कहती थी, लेकिन बाकी सभी उसे हैरी कहते थे, और उसकी मृत्यु के बाद बहन ने उसे हराल्ड कहना शुरू कर दिया था। शायद ये बहन का पीछे छोड़े गए खालीपन को भरने का प्रयास था। हैरी को पता नहीं था उस लड़की के दिमाग में बहुत सी अजीब बातें चलती रहती थीं। उदाहरण के लिए, नाक पर क्रीम लगाए आंखों में आंसू भरे वो मुस्कुराई थी जब हैरी ने उससे वादा किया था कि वह तुरंत नहीं तो कम से कम कभी तो वह सिगरेट पीनी बंद कर देगा। अब वह बैठा हुआ कल्पना कर रहा था कि धुआं उसके शरीर में एक विशाल सांप की तरह ऊपर की ओर उठ रहा है। बब्बर। जोसेफ झटका। वह सोया हुआ था। मेरे पूर्वज क्रो थे, उसने बिना किसी प्रस्तावना के कहा और सीधा होके बैठ गया। वे उड़ सकते थे। ऐसा लग रहा था कि नींद ने उसे सचेत कर दिया है।
उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से रगड़ा। अद्भुत उड़ने की क्षमता होना। क्या आपके पास 10 का नोट है? हैरी के पास केवल $20 का नोट था। चलेगा, जोसेफ ने उसे जल्दी से लेते हुए कहा। जैसे कि यह मौसम में एक अस्थायी विराम था, जोसेफ के मस्तिष्क में बादल फिर से छा गए और वह कुछ अस्पष्ट भाषा में बुदबुदाने लगा, जिसने एक याद ताज़ा की जब एंड्रू टुवुम्बा से बात कर रहा था। एंड्रू ने इसे क्रियोल भाषा ही कहा था ना? अंत में शराबी की ठुड्डी वापस उसकी छाती पर आ गई थी। हैरी ने सिगरेट खत्म करके जाने का फैसला किया ही था कि तभी रॉबर्टसन आ गया। हैरी को लगा था कि शायद वो कोट पहने हुए होगा, जो कि अभद्र प्रदर्शन करने वालों के लिए अपेक्षित हो, लेकिन रॉबर्टसन ने केवल जीन्स और एक टी-शर्ट पहन रखी थी। उसने दाएं-बाएं देखा और एक अजीब सी उछलती हुई चाल के साथ चला, जैसे कि वह मन ही मन गा रहा हो और अपने कदम ताल को लय के अनुसार ढाल रहा हो। उसने हैरी को तब तक नहीं पहचाना जब तक वह बेंचों के पास नहीं पहुंच गया और रॉबर्टसन के चेहरे को देखने में ऐसा नहीं लग रहा था जिससे पता चलता कि वह इस पुनर्मिलन को लेके ज्यादा खुश था। नमस्ते रॉबर्टसन, हम तुमसे मिलने की कोशिश में लगे हुए थे। बैठ जाओ। रॉबर्टसन ने चारों ओर देखा और अपना वजन एक पैर से दूसरे पैर पर ले गया। ऐसा लग रहा था मानो वह वहां से भाग जाने की फिराक में था, लेकिन अंत में निराशा की सांस लेकर बैठ गया। उसने कहा, मैं आपको वह सब कुछ बता चुका हूं जो मैं जानता हूं। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारा दूसरों को परेशान करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरों को परेशान करना? मैंने कभी किसी को परेशान नहीं किया है। हैरी ने उसे गौर से देखा। रॉबर्टसन को पसंद करना एक कठिन काम था, लेकिन दुनिया में सबसे अच्छी या सबसे बुरी इच्छा शक्ति के साथ भी हैरी खुद को ये विश्वास नहीं दिला सका कि वह एक सीरियल किलर के बगल में बैठा था। एक तथ्य जिसने उसे चिड़चिड़ा बना दिया, क्योंकि इसका मतलब था कि वह अपना समय बर्बाद कर रहा था। क्या आप जानते हैं कि आपकी वजह से कितनी लड़कियां चैन की नींद नहीं सो पाती हैं? हैरी ने अपने स्वर में जितना संभव हो सके उतना तिरस्कार भरने की कोशिश करते हुए कहा। कितनी ही भूल नहीं सकती हैं और उनको इस सोच से कि एक दुष्ट व्यभिचारी की छवि जो उनका मानसिक बलात्कार कर रहा है के साथ रहना पड़ता है। तुम उनके दिमाग में छा गए हो, उन्हें असुरक्षित महसूस कराते हो और अंधेरे में बाहर निकलने से डराते हो। तुमने उन्हें अपमानित किया है और उन्हें ऐसा एहसास कराया है जैसे कि उनका इस्तेमाल किया गया हो। रॉबर्टसन को हंसना पड़ा। इससे बेहतर और कुछ नहीं कर सके साहब। उन सभी यौन जीवनों का क्या जो मैंने बर्बाद कर दिए हैं, और उनमें जो डर है जिस कारण उनकी जिंदगी ट्रैंक्विलाइजर पर जीवन बिताने के लिए मजबूर हो गई है। वैसे मेरा मानना है कि आपके सहकर्मी को सतर्क रहना चाहिए, जिसने कहा था कि अगर मैं सीधा खड़ा होकर तुम जानवरों को बयान नहीं दूंगा तो सहायक होने के कारण मुझे 6 साल की सजा हो सकती है। मैंने अब अपने वकील से बात की है और तुम्हें बता दूं कि वह इस मामले को तुम्हारे बॉस के साथ उठाने जा रहा है, तो तुम फिर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। ठीक है, हम इसे 2 तरीकों से कर सकते हैं रॉबर्टसन, हैरी ने कहा, ये समझते हुए कि बेरहम पुलिस वाले की भूमिका में उसके पास वही अधिकार नहीं थे जो एंड्रू के पास थे। तुम मुझे यहाँ और अभी बता सकते हो जो मैं जानना चाहता हूँ, या हम स्टेशन जा सकते हैं। धन्यवाद, मैंने ये पहले भी सुना है। कृपया मुझे अंदर ले जाएं, फिर मेरा वकील 1 घंटे के भीतर आकर मुझे छुड़ा लेगा और आपको और आपके सहयोगी को नागरिकों के साथ सौदेबाजी के लिए परेशान करने की रिपोर्ट दर्ज करेगा। मर्जी तुम्हारी है। मेरा ये इरादा बिल्कुल नहीं था, हैरी ने खामोशी से जवाब दिया। मैंने सोचा था कि चुपचाप से एक ऐसी खबर जिसका आमतौर से खुलासा होना मुश्किल है,
को किसी सिडनी के खबरों के भूखे, लगातार सनसनीखेज खबरों वाले रविवार के अखबार में बहुत ही गुप्त तरीके से लीक कर दूं। क्या इसकी कल्पना कर सकते हो? इंगर होल्टर का मकान मालिक, तस्वीर देखें, पिछले अशोभनीय प्रदर्शन का दोषी, पुलिस की सुर्खियों में। दोषी? मुझ पर जुर्माना लगा था, $40। हंटर रॉबर्टसन की आवाज बहुत ऊंची हो गई थी। हाँ, मुझे पता है रॉबर्टसन, ये एक छोटा सा दुष्कर्म था, हैरी ने दिखावटी सहानुभूति के साथ कहा। इतना छोटा कि इसे स्थानीय समुदाय से छिपाकर रखना आसान था। ये कितने शर्म की बात है कि तुम जहां रहते हो वहां लोग रविवार के अखबार पढ़ते हैं, है ना? और जहां तुम काम करते हो, तुम्हारे माता पिता का क्या? क्या वे पढ़ सकते हैं? रॉबर्टसन उखड़ गया। उसकी जैसे हवा ही निकल गई, बिल्कुल वैसे जैसे एक हवा भरी गेंद में से निकलती है, जिससे हैरी को एक बीन बैग की याद आ गई और वह जान गया था कि जब उसके माता पिता का जिक्र किया तो उसने स्पष्ट रूप से एक दुखती रग को छू लिया था। बेदिल कमीने, रॉबर्टसन कर्कश दर्द भरी आवाज में फुसफुसाया, तुम्हारे जैसे लोगों को बनाते कहाँ हैं? और थोड़ी देर बाद, तुम क्या जानना चाहते हो? सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि इंगर की लाश मिलने से एक शाम पहले तुम कहाँ थे? मैंने पुलिस को पहले ही बता दिया था कि मैं घर पर अकेला था और ये बातचीत समाप्त हो गई है। मुझे आशा है कि संपादकों को तुम्हारी एक अच्छी तस्वीर मिलेगी। वह उठ गया। ठीक है, मैं घर पर नहीं था, रॉबर्टसन चीखा। वह पीछे हुआ और अपनी आंखें बंद कर लीं। हैरी फिर बैठ गया। हैरी ने कहा, जब मैं एक छात्र था और शहर के एक खूबसूरत इलाके में एक कमरे के मकान में रहता था, तो सड़क के उस पार एक विधवा रहती थी। 7 बजे, ठीक 7 बजे हर शुक्रवार शाम को वह पर्दे खोलती थी। मैं उसी मंजिल पर रहता था और मेरे कमरे से सीधा उसका लिविंग रूम दिखता था, विशेष रूप से शुक्रवार को जब वह विशाल झूमर को जलाती थी। यदि आप उसे सप्ताह के किसी अन्य दिन देखो तो वह चश्मा और कार्डिगन पहने एक भूरे रंग की आम सी बूढ़ी महिला दिखती थी, ऐसी जैसी कोई भी आम महिला जिसे आप ट्रैम में देखते हो और हमेशा दवा की दुकान पर कतार में लगी देखते हो। लेकिन शुक्रवार को 7 बजे जब प्रदर्शन शुरू होता तो आपके दिमाग में क्रोधी, छड़ी लिए खांसती बूढ़ी महिला जैसा कुछ भी नहीं आ सकता था। वो जापानी पैटर्न वाला रेशम का ड्रेसिंग गाउन और काले ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए होती थी। 7:30 बजे वो एक पुरुष मेहमान का स्वागत करती। 8:30 बजे तक मेहमान जा चुका होता था, पर्दे खींच दिए जाते थे और प्रदर्शन समाप्त हो जाता था। दिलचस्प, रॉबर्टसन ने रुखाई से कहा। दिलचस्प बात ये थी कि कभी कोई गड़बड़ी नहीं हुई। यदि आप सड़क के इस तरफ रहते थे जहां मैं था, तो जो कुछ हो रहा था उसे देखने से आप बच नहीं सकते थे और ब्लॉक में बहुत से लोग प्रदर्शन का अनुसरण कर रहे होंगे। लेकिन इसके बारे में कभी चर्चा नहीं हुई। जहां तक मुझे पता है, इसकी सूचना कभी पुलिस को नहीं दी गई और ना ही कोई शिकायत हुई। दूसरी दिलचस्प बात थी इसकी नियमितता। पहले तो मैंने सोचा कि इसका उसके पार्टनर से कुछ लेना देना है। वह जब उपलब्ध हो सकता है जब वह काम कर रहा हो या शादीशुदा होगा या ऐसा ही कुछ। लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि वह समय बदलने के बजाय साथी बदल देती थी और फिर मुझे ये समझ में आया, वह स्पष्ट रूप से वो बात जानती थी जो कोई भी टीवी प्रोग्रामर जानता है। एक बार जब आप एक निश्चित स्लॉट के साथ दर्शकों को आकर्षित कर लेते हैं, तो यदि आप प्रसारण का समय बदलते हैं तो ये बहुत हानिकारक होता है। और ये दर्शक ही थे जिन्होंने उनकी निजी जिंदगी को मसालेदार बना दिया था। समझे? समझा,
रॉबर्टसन ने उत्तर दिया। बेशक एक अनावश्यक प्रश्न। अब मैंने ये कहानी क्यों सुनाई? मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ हमारे बेहोश दोस्त जोसेफ को इतना यकीन था कि आप आज रात आएंगे। मैंने अपना कैलेंडर देखा और अधिकांश तारीखें फिट हो गईं। आज रात बुधवार है। जिस रात इंगल लापता हुई वह बुधवार थी, और जिस 2 बार तुम अभद्र प्रदर्शन करते हुए पकड़े गए वह भी बुधवार था। आपके पास निश्चित स्लॉट है ना? रॉबर्टसन ने उत्तर नहीं दिया। इसलिए मेरा अगला सवाल ये है, हाल ही में तुम्हारी रिपोर्ट क्यों नहीं की गई? आखिरकार पिछली घटना को 4 साल हो गए हैं, और पार्क में पुरुषों का छोटी लड़कियों के सामने खुद को दिखाना कुछ ऐसा नहीं है जिसकी लोग आमतौर पर सराहना करेंगे। किसने कहा कि वे छोटी लड़कियां थीं? रॉबर्टसन ने पलटकर जवाब दिया। और किसने कहा कि उसकी सराहना नहीं हुई? यदि हैरी से सीटी बजती तो उसने धीरे से बजाई होती। उसे अचानक शाम को पास ही बहस कर रहे जोड़े की याद आई। तो तुम इसे पुरुषों के लिए करते हो? उसने लगभग खुद से कहा। जिले के समलैंगिकों के लिए? अब समझ आया कि इस बात को दबा के क्यों रखना है। क्या तुम्हारे पास भी नियमित लोगों की भीड़ है? रॉबर्टसन ने कंधे उचकाए। वे आते जाते रहते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से जानते हैं कि वे मुझे कब और कहाँ देख सकते हैं। और तुम्हारी रिपोर्ट कब की गई? बस यूं ही आते जाते लोग। हम अब अधिक सावधान हैं। तो क्या मुझे कोई गवाह मिल सकता है जो ये बता सकेगा कि जिस रात इंगर गायब हुई थी तुम यहीं थे? रॉबर्टसन ने सिर हिलाया। वे खामोशी में बैठे जोसेफ के हल्के खर्राटे सुनते रहे। कुछ और भी है जो बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा, हैरी ने आराम से कहा। ये ख्याल मेरे दिमाग में कहीं था, लेकिन मैं इस बात को तब तक नहीं पकड़ सका जब तक मुझे ये नहीं पता चला कि आपका पड़ोसी आपके कुत्ते को हर बुधवार को खाना खिलाता है और उसे घर से बाहर जाने देता है। 2 आदमी धीरे धीरे आगे बढ़े और स्ट्रीट लैंप से गिरती रोशनी के किनारे पर रुक गए। तो मैंने खुद से पूछा, जब इंगर एल्बरी से कुछ बचा हुआ मांसाहारी खाना लेकर वापस आ रही थी तो वह इसे क्यों खिला रही थी? यह सोचकर कि शायद तुम लोगों ने इसके बारे में बात की होगी, सबसे पहले मैंने इस विचार को खारिज कर दिया। शायद खाना 2 दिन बाद के लिए था। लेकिन फिर मुझे कुछ ऐसा याद आया जो मुझे एकदम याद आ जाना चाहिए था। आपका कुत्ता मांस नहीं खाता है। कम से कम उसे मांस खाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में इंगर मांसाहारी खाने के साथ क्या कर रही थी? उसने बार में लोगों से कहा था कि यह कुत्ते के लिए है। वह झूठ क्यों बोल रही थी? मुझे नहीं पता। हैरी ने रॉबर्टसन को अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए देखा। शायद जल्द ही शो का समय होने वाला था। एक आखिरी बात, तुम इवांस व्हाइट के बारे में क्या जानते हो? रॉबर्टसन ने मुड़कर आंसू भरी हल्की नीली आंखों से उसकी ओर देखा। क्या वह डर की एक छोटी सी झलक थी? बहुत कम, उसने कहा। हैरी ने हार मान ली। उसने बहुत अधिक प्रगति नहीं की थी। अंदर ही अंदर बुदबुदाते हुए उसे शिकार करने, पीछा करने और गिरफ्तार करने की इच्छा महसूस हो रही थी, लेकिन ये संभावना लगातार दूर होती जा रही थी। कुछ ही दिनों में वह नॉर्वे वापस जा रहा होगा। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से इस विचार से उसे कुछ बेहतर नहीं लगा। गवाहों के बारे में, रॉबर्टसन ने कहा, मैं चाहूँगा कि मैं तुम्हारा शो बर्बाद नहीं करना चाहता रॉबर्टसन। मुझे पता है कि आने वालों को इससे कुछ मिलेगा। उसने अपने सिगरेट के पैकेट में देखा, एक निकाली और जाते हुए बाकी जोसेफ की जैकेट की जेब में डाल दी। मुझे निश्चित रूप से विधवा का साप्ताहिक प्रदर्शन अच्छा लगता था। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नॉर्वेजियन उपन्यासकार जो नेस्बो के लिखे जासूसी उपन्यास
एक हसीना का कत्ल के अध्याय 20, 21 और 22। इसके आगे के अध्याय लेकर आपके आगे जल्द ही आऊंगी। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।